प्रिज्म हमारे पास रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म जो है एक फिनोमेना परफॉर्म करता है जिसका नाम है डिस्पर्जन। साथ ही साथ प्रिज्म बहुत ज़रूरी है लाइट की बेंडिंग के लिए। प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह भी काम करता है जो लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। साथ ही साथ प्रिज्म में होता है डेविएशन, और हम आज कैलकुलेट करेंगे प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं म्यू, और प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों ही पूछ जाते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं फरजान अजीज और आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। तो हम लोग ने जल्दी से बहुत पहले ही, मतलब जब आप क्लास 10th की बात करेंगे तो क्लास 10th में हमने प्रिज्म को पढ़ रखा था। अब प्रिज्म होता क्या है, देखिए प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। कुछ ऐसा देखने में लगेगा, ये रहा देखे अपने पास ये प्रिज्म है और ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। कुछ अगर इसको नाम वगैरह हम देना चाहें तो इस प्रिज्म को नाम देते हैं, यहां से देंगे नाम, चलिए आइए, ए बी सी, ठीक है। ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये इसकी कौन सी सरफेस है, ये इसकी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये जिस एंगल पर इंक्लाइन होंगी उस एंगल को बोलते हैं हम प्रिज्म एंगल ए। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको दो तीन चीजें समझनी होंगी कि प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अच्छा, रिफ्रैक्ट करने का मतलब वो लाइट की क्या करेगा, वो लाइट की करेगा बेंडिंग। अब जरूरी बात यह है कि प्रिज्म लाइट की बेंडिंग किस तरीके से करता है। तो प्रिज्म लाइट को बेंड करता है टुवर्ड्स इट्स बेस। जल्दी से आइए एक बार हम प्रिज्म का रिफ्रैक्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए जरा जल्दी से। तो अगर हमारे पास ये प्रिज्म है और हम इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहें, इस अपने प्रिज्म को थोड़ा सा बड़ा, आइए देखिए, तो ये हमने एक प्रिज्म को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बड़ा कर लिया। अब हमारे पास देखिए लाइट आ रही है, प्रिज्म की तरफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो ये हमारे पास लाइट है। अब ये लाइट जब प्रिज्म की सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, तो अब फर्स्ट सरफेस पर बाहर मीडियम देखें तो बाहर मीडियम कौन सा है, एयर, और अंदर का मीडियम कौन सा है, अंदर का मीडियम है ग्लास। क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा और लाइट बेंड होगी। बेंडिंग के लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेंडिंग जब भी होगी ना जब आपके पास होगा नॉर्मल। तो हम पहले इस वाली सरफेस पर, ये हमने एक नॉर्मल बना दिया येलो कलर से, ये फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल है। अब जरा आप एक बात बताना, ये नॉर्मल जो है ये लाइट रे को बेंड करेगा, और ये लाइट रे को बेंड कहां करेगा, क्योंकि लाइट रे एयर टू ग्लास जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर, तो लाइट रे बेंड हो जाएगी, वैसे जानी चाहिए थी सीधी। अगर आप ध्यान दें बहुत बढ़िया करके तो ये लाइट रे जानी चाहिए थी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आओ भेज देते हैं पहले तो उसको स्ट्रेट। ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन लाइट रे ओरिजिनल पाथ पर नहीं जा रही है, लाइट डेविएट होगी, और डेविएट होकर वो किधर चली जाएगी, वो जाएगी थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होकर टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो लाइट रे कुछ इस तरीके से यहां चली जाएगी, ऐसे ये लाइट रे चली गई, ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, और वो डेविएट हो गई थोड़ा सा। जब लाइट रे सेकेंड सरफेस पर पहुंची, अब देखिए जरा, सेकेंड सरफेस में ग्लास है और बाहर उसके कौन होगी, बाहर उसके फिर से होगी एयर। तो अब जरूरी बात क्या है, अब आपको अगर यहां पर रिफ्लेक्शन करना है तो बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन करने के लिए नॉर्मल चाहिए, तो आप फिर से एक येलो कलर से आप नॉर्मल यहां पर बना देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ये लाइट रे आ रही थी, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन वो ग्रीन की तरफ बेंड हो गई। अब जब वो बेंड हुई है ना इधर, अब वो बेंड होकर जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो देखिए रिफ्रैक्शन होगा ग्लास टू एयर, और रिफ्लेक्शन जब ग्लास टू एयर होगा मतलब डेंसर टू रेयर होगा, तो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, मतलब ये लाइट रे अब कुछ इस तरीके से यहां चली जाएगी। अब देखें आप जरा, दो तीन आपको बातें देखने को मिल रही हैं। ये हमारे पास जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही थी, क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी फर्स्ट सरफेस की तरफ, इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है, ये जो ये वाला है, ये क्या है, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता अगर रिफ्लेक्शन ना होता। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है इस वाली ग्रीन वाली रे को, इस ग्रीन रे को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है?
दूसरी एक जरूरी सी बात यहां पर है, ये जो लाइट बाहर निकल रही है प्रिज्म से, इस लाइट रे को हम बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। क्या बोल रहे हैं इस लाइट रे को? इमर्जेंट रे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो हमारे पास प्रिज्म में कुछ चीजें हैं कि सबसे पहले, और अभी हम प्रिज्म का रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा, वरना ये लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, उस फिनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म का रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो फर्स्ट सरफेस की तरफ स्ट्राइक कर रही है, बेंडिंग के बाद ये जो सेकंड जो प्रिज्म के अंदर जा रही है रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड। और प्रिज्म से जो रे बाहर निकलेगी वो कौन सी? इमर्जेंट रे। हमारे पास 3 रेस देखने को मिल रही हैं। फिर ये येलो कलर से आपने जो 2 बनाए हैं ये नॉर्मल्स है, क्योंकि जब लाइट बेंड करेगी तो आपको नॉर्मल चाहिए होगा वहां पर। ये जो जिस पर ये दोनों फेज, जिस पर दोनों रिफ्रैक्टिंग फेज आपकी इंक्लाइंड है, उस एंगल को हम प्रिज्म एंगल ए बोल रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि लाइट रे जो है, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल, इनके बीच का एंगल हमारे पास रहता है इंसिडेंस एंगल आई। अरे रहता है कि नहीं रहता है? और देखो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये येलो नॉर्मल, तो इनके बीच का एंगल क्या रहने वाला है? आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन अगर आप एक बात बहुत ध्यान से सोचें, क्या लाइट रे इधर से नहीं आ सकती? तो लाइट रे जब इधर से आएगी तो आप एक बात याद रखेंगे, वैसे तो इस वाले एंगल को, नॉर्मल की और इमर्जेंट रे के एंगल को हम इमर्जेंस एंगल ई बोलते हैं, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज यहां पर और है, हम आउटर दोनों एंगल्स को इंसिडेंस एंगल लेते हैं और इनर दोनों एंगल को रिफ्रैक्शन एंगल लेते हैं, ठीक है? ये अब ये पहली सरफेस के लिए तो इसको लेंगे I1 R1, और ये दूसरी सरफेस के लिए तो इनको लेंगे I2 R2। और ऐसे हमारा प्रिज्म में क्या हो जाएगा? बढ़िया करके रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और प्रिज्म किसी भी लाइट रे को अपने बेस की तरफ बेंड कर देता है, टुवर्ड्स इट्स बेस बेंड करेगा। दूसरी एक जरूरी बात है, लाइट रे का देखिए ये ओरिजिनल पाथ था जो हमने रेड कलर से बनाया था, ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है। तो लाइट जाना बिल्कुल सीधी चाहती थी ना, बिल्कुल सीधी जाना चाह रही थी वो बेचारी, और उसको जबरदस्ती प्रिज्म की दोनों सरफेस ने मिलकर बेंड करा दिया टुवर्ड्स द बेस। तो अब अगर हम इस पाथ को थोड़ा सा बैकवर्ड ट्रेस करें, ये जो ग्रीन वाला था, ये जो इमर्जेंट रे थी, अगर आप इसको थोड़ा सा बैकवर्ड लेकर आओगे तो क्या ये ओरिजिनल पाथ से कुछ डेविएशन नहीं दिखा रहा? तुम्हें देखो, ओरिजिनल पाथ ये था, मतलब जाना उसको था सीधे, इधर देख लीजिए, जाना उसको था सीधे और बेचारी को नीचे बेंड होना पड़ा। तो ये हमारे पास है ओरिजिनल पाथ, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इमर्जेंट रे। तो देखिए क्या ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच कोई एंगल बन रहा है भाई? ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे, देखिए ये ओरिजिनल पाथ है और ये इमर्जेंट रे, क्या इनके बीच कोई एंगल बन रहा? देखिए फिर से एक बार, ये एंगल बन रहा ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। कि लाइट जब रिफ्रैक्टिंग मीडियम प्रिज्म से पास होगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा वो डेविएट हो जाएगी, कितना ज्यादा बेंड हो जाएगी, ओरिजिनल पाथ से जो उसकी बेंडिंग है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अपना एंगल ऑफ डेविएशन डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ डेविएशन है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे। इमर्जेंट रे और लाइट रे के ओरिजिनल पाथ के बीच जो एंगल बनने वाला है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट उस एंगल पर डेविएट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? कल की वीडियो में हमने एनसीईआरटी में इसका न्यूमेरिकल भी लगाया था, वहां पर लेकिन हमारे पास डेविएशन नहीं था, वहां पर डेविएशन की एक और कंडीशन थी जिसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। हम आज वो देखेंगे यहाँ पर डेरिवेशन के दौरान। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बढ़िया करके, कि प्रिज्म लाइट रे को किस तरीके से बेंड करता है, किस तरीके से हम एंगल I1 I2 लेंगे बाहर के, और इनर एंगल लेंगे R1 R2, और हमारे पास ये जो लाइट रे का पाथ जो डेविएट हो जाएगा उसके बीच जो एंगल बनेगा वो हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन। अब लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो लाइट का सिर्फ रिफ्रैक्शन है। वो आपसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई लाइट के रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, साथ ही साथ आप जो है एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए, फॉर्मूला ड्राइव कीजिए प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो आपको यहाँ प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट तक रहेंगे हम लोग, वीडियो के लास्ट में हम लोग मिनिमम डेविएशन की कैलकुलेशन भी करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बढ़िया करके? तो ये हमारे पास डायग्राम था ना, हम इसको थोड़ा सा क्या, क्योंकि इस डायग्राम में हमने काफी चीजें बना चुके हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेंगे और वापस से जाते हैं अपनी सेटिंग की तरफ, और इधर कलर पे जाते हैं, ग्रीन कलर को, आइए हो गया ग्रीन कलर, बहुत बढ़िया।
आइए जरा वापस आते हैं, फिर से हम पढ़ेंगे। अब की क्या पढ़ने वाले हैं हम? अब की पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो आप अपना प्रिज्म एक तैयार कर लो, बहुत बढ़िया करके। आओ, तो हमने सबसे पहले क्या तैयार करना है? प्रिज्म। रेड कलर से ले लेंगे, चलो येलो से ले लेते हैं। मर्जी तुम्हारी, जैसे चलो ले लो। देखो भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर लें क्या? काफी है इतना तो वैसे, ठीक है बढ़िया। थोड़ा सा इसको ऊपर ढक ले चलते हैं, यहां पर ले चलते हैं इसको। क्या सबको दिख रहा बढ़िया करके? ये कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई प्रिज्म देखने में? ठीक, अभी तुमने जो जो चीजें पढ़ी थी यहां पर लगानी है सारी, ठीक है। आओ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास एक आ रही है लाइट रे, ठीक, ये आ रही है लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे है कि नहीं है? ठीक। फिर तुमने देखा ये बेंड होती है, इस तरीके से बेंड होती है ना, और फिर जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो ये ऐसे चली जाती है। किसी कोई दिक्कत है? इसका नाम इंसिडेंट रे, इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे, और इसका नाम इमर्जेंट रे। दूसरी एक बात हमने और पढ़ी थी कि लाइट रे का ओरिजिनल पाथ देखो भाई, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ। तो लाइट रे के ओरिजिनल पाथ को क्या हम इस कलर से बना दें? कोई दिक्कत है किसी को? ये हमारे पास लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था। अरे था कि नहीं था भाई? था ना। अगर तुम लाइट रे को वापस लेकर आओगे, लाइट रे को वापस लेकर आने वाले हो तुम, तो तुम ऐसे डॉटेड फॉर्म में लेकर आओगे इसको, यहां पर से कुछ ऐसे। ये देखिए, इस एंगल को नाम याद है ना, क्या कहते थे? इसको बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन। कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हो रही है, उस एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल्स हम बाद में लिखेंगे। अब बारी है यहां पर नॉर्मल बनाने की। तो एक नॉर्मल फर्स्ट सरफेस से बनेगा। आइए जरा, ये बन गया ना एक नॉर्मल, बना कि नहीं बना? ठीक है बन गया। यहां से लेके यहां बना देते हैं। एक नॉर्मल सेकंड सरफेस पे जहां रिफ्लेक्शन हो रहा वहां से बना देंगे। आइए, ये दोनों नॉर्मल बना दिए। डायग्राम अपना मोस्टली पूरा हो गया है। समझ रहे ना यहां पर कौन कौन क्या है? एक बार नाम लिख लेते हैं भाई सभी लोगों के। तो नाम अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारे पास देखो, ये कौन सी रे भाई? ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली कौन सी है? ये है इमर्जेंट रे, ठीक। ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है। ये है नॉर्मल n1 और ये है नॉर्मल n2। कोई दिक्कत किसी को इसमें? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम बनाते हैं कुछ एंगल्स। आइए, तो हम जब एंगल्स बनाएंगे तो आपको बहुत चीजें याद रखना पड़ेंगी। ये वाला अपना एंगल कौन सा है? प्रिज्म एंगल, इसका नाम है ए, है ना। ये एंगल अपने पास है एंगल ऑफ मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम बोल रहे हैं डेल। डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि सारी मेन कहानी पता है या डायग्राम की ही है। दूसरी बात, अगर हम अपने प्रिज्म को कोई नाम देना चाहें तो नाम भी हम उसको दे सकते हैं। पहले हम इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल लिख लेंगे। अच्छा, ये वाला एंगल क्या लिया था हमने? ये वाला एंगल लिया था इंसिडेंस एंगल I1। ऐसे ये वाला एंगल क्या लिया था हमने? नॉर्मल का और इमर्जेंट रे के बीच का इंसिडेंस एंगल I2। अरे लिया था ना। अब देखो, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास? R1। ऐसे ये ग्रीन वाला नॉर्मल और ये वाली देखो इंसिडेंट रे, लेकिन हमने इंसिडेंस बाहर लिया तो हम यहां पर लेंगे अंदर R2। क्या आपको इतने एंगल समझ में आ रहे हैं सभी लोगों को? बाहर I1 I2, अंदर R1 R2। इतनी बात तो बढ़िया करके समझ में आ रही है। दूसरी एक छोटी सी बात है भाई यहां पर। अब वो छोटी सी बात आपको पता क्या है? उस छोटी सी बात में आपको ये देखना है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे करके बना हुआ है, कोई दो लाइन क्रॉस कर रही है, अगर ये एंगल तुम्हारे पास है, मान लो ये एंगल तुम्हारे पास I है, तो ये एंगल भी कितना होगा? I। ऐसा होता है ना, ये एंगल I है तो ये एंगल भी क्या होगा? I। अब तुमने क्या करा, तुमने यहां से एक लाइन बना दी। एक यहां पर से तुमने एक लाइन बनाई कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये I था और तुम कह रहे नीचे वाला एंगल जो है, नीचे वाला एंगल x है। तो अगर तुम्हें याद हो ये I है तो बाहर वाला पूरा I रहेगा। अगर तुमने I में से x निकाल दिया तो ऊपर वाला एंगल कितना बचा तुम्हारे पास? I माइनस x। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि पूरा एंगल I था, तुमने नीचे वाला एंगल x निकाल दिया तो I माइनस x बचा। क्या इस चीज को यूज करके हम यहां पर कुछ लिख सकते? देखो, ये एंगल I1 है। पहले तो ये यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये एंगल कितना है? ये एंगल हमारे पास है I1। देखो, ये एंगल I1 है, तो अंदर वाला पूरा एंगल, ये वाला बाबू इधर देखो, ये वाला पूरा एंगल भी I1 रहेगा,
रहेगा ना। तुमने I1 में से नीचे कितना माइनस कर दिया, R1। तो अब जरा बताना ऊपर वाला जो एंगल बचा, ये वाला ऊपर वाला एंगल, इस एंगल का नाम बता दो जरा मेरे को जल्दी से। इस एंगल का नाम क्या होगा, J। इस एंगल का नाम पूरा था I1, तो हम लिखेंगे I1 माइनस, क्या माइनस कर दिया तुमने R1 माइनस कर दिया उसमें से। क्या तुम्हें ऊपर वाला एंगल समझ में आ रहा है कि कैसे निकाला हमने निकाला I1 माइनस R1। ये I1 था तो अंदर वाला पूरा I1 रहेगा, उसमें से नीचे वाला R1 माइनस कर देंगे, तो ऊपर वाला एंगल तो मिलेगा I1 माइनस R1। इतनी बात तो तुम्हें बढ़िया करके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा वैसे ही देखो यहां पर भी है, ये एंगल तुम्हारे पास I2 है, तो अंदर वाला ये पूरा एंगल, ये और ये ओरिजिनल पाथ था, देखो अंदर वाला ये पूरा, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा, हाँ, तो अंदर वाला ये पूरा एंगल तुम्हारे पास जो है, देखो बाबू अंदर वाला ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल तुम्हारे पास I2 होगा ना। तुमने I2 में से नीचे वाला कितना माइनस कर दिया, R2। तो अब तुम्हारे पास जो ऊपर वाला एंगल बच रहा, सिर्फ ऊपर वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बच रहा, ठीक है, व्हाइट से जो हमने रिप्रेजेंट किया ये एंगल, अब पूरा I2 था, नीचे R2 निकाल दिया, तो ऊपर तुम्हारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा I2 माइनस R2, ठीक है। और इस लाइन को हम यहां पर से थोड़ा सा हटा देते हैं, ये जो हमने ये लाइन ली थी। क्या किसी को कोई परेशानी है भाई इस वाले में, थोड़ा सा इसको जूम करके तुम्हें दिखा देते हैं, देखो इधर देखो भैया, इधर देखो, देखो यहां पर देखो, ये वाला एंगल I1 माइनस R1 है, तो उसको थोड़ा सा पीछे करके भी लिख सकते हैं हम। थोड़ा सा अगर इसको हम पीछे करके लिखेंगे, ये इसको यहां पर से थोड़ा सा हटा दें और इसको यहां पर लिख लें। पूरा एंगल I1 था, पूरा एंगल I1 होगा, नीचे वाला R1 चला गया, तो यहां पे तुम्हारा ऊपर वाला ये एंगल क्या बच रहा है, जल्दी बताओ क्या बच रहा, I1 माइनस R1। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसे देखो यहां पर भी इसको हटा दे रहे हैं, यहां पर इसको हटा दे रहे हैं। अगर तुम्हें याद हो बहुत बढ़िया करके, बाहर I2 है, बाहर I2 है तो अंदर भी क्या होगा, अंदर भी I2 होगा पूरा, और I2 में से नीचे वाला R2 चला गया, तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला एंगल बच रहा है, ऊपर वाला एंगल कितना बच रहा है, I2 माइनस R2। क्या किसी को कोई दिक्कत है भाई इतने में? आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, बिना डायग्राम अच्छे समझे आप आगे डेरिवेशन नहीं लगा सकते। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे बनाई, रिफ्लेक्टेड रे बनाई, इमर्जेंट रे बनाई, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ पीछे लिया, डेविएशन बनाया कि नहीं बनाया, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुमने क्या करा, एक नॉर्मल बनाया N1, एक नॉर्मल बनाया N2, तुमने एंगल लिया I1 I2, R1 R2, A और डेल ले लिया इतना। उसके बाद तुमने क्या करना है, उसके बाद तुमने देखो यहां पर ऊपर वाला एंगल लिया है जो है I1 माइनस R1, यहां ऊपर वाला एंगल लिया जो है I2 माइनस R2। इतनी बात तो आपको बढ़िया करके समझ में आ रही है, अरे आ रही है ना। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहां पर अपने प्रिज्म को कोई नाम दे देना है, और प्रिज्म का एक नाम रखते हैं, तो प्रिज्म का नाम है ABC, ABC है। कुछ पॉइंट्स लेते हैं जिनके नाम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पहली सरफेस का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको नाम देते हैं P। दूसरी सरफेस का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको नाम देते हैं Q। दे दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये P है और ये Q है। अच्छा यहां पर भी ये देखो दो नाम है, इनको भी कोई नाम देते हैं, और इनको नाम क्या दे देते हैं, तो इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं हम, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं M। M क्या है, जहां पर ये लाइट रे इमर्जेंट लाइट रे बैकवर्ड जो है वो ओरिजिनल पाथ से मीट करेगी, इसको नाम देते हैं M। और इसको नाम देते हैं क्या, N1 N2 नॉर्मल है तो इसको N नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। आप OP भी नाम दे सकते हैं, OPQR कुछ भी। तो वैसे हमारे पास PQ है, क्या इसको RS नाम दे सकते हैं, वो आप नाम आपके ऊपर है, आप कुछ भी नाम देंगे, उससे नाम से भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इतना आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो हमने सारे नाम रख दिए हैं, पूरा डायग्राम हमारे पास बन गया है। अब आपको निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन, ठीक है। आओ तो खैर सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहें, क्या डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, अभी भी आपको उतना ही अच्छे से दिख रहा है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, वरना आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने करना क्या है, अब आपको छोटी मोटी 3 जुगाड़े याद रखनी है। देखो भाई, अब हर डेरिवेशन के पीछे के कुछ राज होते हैं कि डेरिवेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद अब आपको 2 जुगाड़े याद रखनी है, जुगाड़े मतलब ट्रिक्स याद रखनी है। सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, एक पहले नंबर पे लोगे, उसके बाद तुम लोगे नीचे वाला ट्राइंगल दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर तुम लोगे बड़ा वाला, ये पूरा तुम अपना लोगे पैरेललोग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तुम ऊपर वाला ट्राइंगल लोगे, और जरा ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे
इन ट्राइंगल, हाँ भाई ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम बताओ जरा। तो इन ट्राइंगल क्या नाम है, PMQ। तो इन ट्राइंगल PMQ। तो ट्राइंगल PMQ में अगर आप देखें तो आपने एक ऐसा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हम बोल रहे हैं ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब बाहर वाला एंगल होगा, वो उसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इतनी बात आपको बताई गई है ट्राइंगल के लिए। अगर कोई बाहर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो अपने इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल देखो डेल है, कितना है भाई। तो वो कहना चाहते हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुमसे ये कहेगी कि डेल बराबर, मतलब एक्सटीरियर एंगल मतलब आउटर एंगल जो होगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो पहला इंटीरियर एंगल यहां पर कौन है, देखिए I1 माइनस R1। तो हम यहां पे लिख देंगे I1 माइनस R1 लिखा, फिर सम के बराबर तो प्लस लगाओगे, और दूसरा एंगल कौन है, I2 माइनस R2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है ना बढ़िया करके। तो हमने करना क्या है, आपको ट्राइंगल PMQ में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल। उसको फिर से लिखोगे डेल इक्वल्स, क्या I1 I2 साथ में लिख ले तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल, I1 प्लस I2। अच्छा क्या R1 R2 भी साथ में लिख दें, तो माइनस के R1 और माइनस के R2। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तुम यहां से माइनस माइनस कॉमन ले सकते हो। तुमने जैसे ही यहां माइनस कॉमन लिया, अब अंदर कैसा हो जाएगा ये, अब अंदर हो जाएगा प्लस का। आप देख भी सकते हैं माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस का R1 और माइनस का R2 दोबारा से हो जाएगा। ये हमने एक क्वेश्चन बना ली भाई, ये आइए जरा। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। आइए सभी लोग, ये हमारी बन गई है इक्वेशन फर्स्ट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपने कुछ भी नहीं करा, डायग्राम एक बार बहुत अच्छे से बनाना है। डायग्राम बना के आपको एक बार एंगल मैनेज करने हैं। अगर आपने एक बार एंगल बना लिया, डायग्राम पूरा बना लिया, तो फिर ये लिखने से कोई रोक नहीं सकता भाई तुमको। तुमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है, अब ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम तुम कुछ भी रखो, PQRS TUV, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, छोटा बड़ा, ठीक है। तो तुम ऊपर वाले एंगल में यहां पर बाहर देखोगे डेल है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, तुम प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन फर्स्ट बना लोगे। अब नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं जरा। नीचे वाला ट्राइंगल क्या है भाई, फिर से लिखो, इन ट्राइंगल। हाँ भाई, नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या था जरा बताना एक बार, PNQ। जैसे ऊपर वाले का था PMQ, नीचे वाले का PNQ। तो इन ट्राइंगल PNQ। तो ट्राइंगल PNQ में अगर तुमसे पूछे कोई, तो भाई यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगा। अच्छा, इस वाले एंगल को हम बोल देंगे ना एंगल N। क्या बोल देंगे इसको, एंगल N बोल देंगे। ये N पॉइंट के लिए हमने इसको नाम दिया है एंगल N। तो इस वाले ट्राइंगल में तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी, यहां लगानी है तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी। बाहर ऊपर वाले में लगाना थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। तो पहला एंगल कौन है भाई, नीचे वाले ट्राइंगल में देखो, एक R1, एक R2 और एक N। तो तीनों एंगल का सम तुम करना चाहते हो। आओ, तो तुम लिखोगे R1 प्लस R2 और प्लस N। तीनों एंगल का सम तुमने मारा ना, और वो एंगल का सम तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 180। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करोगे और वो 180 आने वाला है। तुमने भाई तीनों का सम करा, R1 R2 और N। तुम यहां पर मान लो इसको S रखते तो यहां पर ये S होता, तुम इसको यहां पर P रखते तो ये P होता, उसमें कोई मसला नहीं है। अब जरा देखो तुम, R1 R2 प्लस N बराबर 180 आ रहा तुम्हारे पास यहां से, ठीक है। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं करना इसमें तो भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं करना बिल्कुल भी। तुम सीधे सीधे इसकी इक्वेशन बना दो, सीधे सीधे क्या बना दो इसकी, थोड़ा सा ऊपर से हो गया, हाँ। तुम सीधे सीधे बना दो इसकी इक्वेशन। आओ जल्दी से इक्वेशन दो। कितना आसान है यार, ऊपर वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा सॉल्व करा एक लाइन, यहां तो सॉल्व भी नहीं करा, इक्वेशन बन गई। तो तुमने अब क्या करना है, देखो अब तुमने एक बहुत बढ़िया काम करना है। तुम देखो बड़ा वाला, ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम जो दिख रहा है, पैरेललोग्राम बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है तुम्हें दिख रहा PAQN। PAQN तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर तुम बहुत बढ़िया करके थोड़ा सा इसको बस इतना नीचे कर लो कि तुम्हें एक बार पैरेललोग्राम दिख जाए, पूरा दिख दिया। अब हम लिखते हैं बढ़िया करके पैरेललोग्राम के बारे में। तो हम लिखेंगे इन, ट्राइंगल नहीं है आपकी, इन पैरेललोग्राम। क्या नाम है भाई अपने पैरेललोग्राम का, PAQN।
PAQN। अपने इस पैरेललोग्राम में अगर तुम देखो तो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? चारों एंगल का सम 360। बहुत आसानी से हो जाएगा यार। अब चारों एंगल है कौन से? देखो, एक तो एंगल ए है, एक एंगल एन है। अब ये जो पैरेललोग्राम की ये साइड जो आ रही है, देखो ये साइड जो आ रही है, एक एन क्यू और एक क्यू ए, ये जो साइड आ रही है इसका तुमने पॉइंट क्यू लिया तो अंदर का एंगल तुम क्यू मानोगे। यहां देखो पॉइंट पी है तो तुम अंदर का एंगल पी मान लोगे। तो चारों एंगल निकाल लेते हैं, जो बाहर नाम होगा वही अंदर एंगल मान लेंगे। तो हमारे पास देखो आ क्या रहा भाई, यहाँ पे हमारे पास आ रहा एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन बराबर कितना भाई? बराबर है 360। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ए पी क्यू एन चारों एंगल जोड़ लिए, ए पी क्यू एन चारों को जोड़ा, चारों एंगल्स का सम कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 360 आ रहा है। अब तुम बहुत ध्यान से देखो भाई, तुम्हारे पास ये एंगल कितना होगा? थोड़ा सा डायग्राम को यार गंदा करना है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गंदा करना है। कलर एक अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देंगे, बाद में उसको इरेज कर देंगे। देखो जरा एंगल पी तुम कैसे निकालोगे? ये देखो ये चीज, ये तो नॉर्मल था ना भाई, देखो ये ग्रीन वाला तो नॉर्मल था, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अंदर का ये एंगल 90 होगा ना, तो एंगल पी तुम्हारा 90 होगा। ऐसे देखो ये लाइन आ रही है, ये और ये लाइन आ रही है ना, ये जो तुम्हारा था N2 ये भी नॉर्मल है। अब देखो जरा Q के अंदर भी 90 रहेगा, तो तुम्हारे P और Q दोनों 90-90 आने वाले हैं। P और Q दोनों कितने आएंगे? 90-90। तो अब हम क्या करने वाले हैं? P और Q दोनों की जगह 90 रख देंगे। तो एंगल A प्लस P की जगह 90, Q की जगह 90, एंगल N बराबर 360। कुछ भी नहीं करना भाई, अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले चल लेंगे, बस सॉल्व कर देंगे। आओ जरा, तो एंगल A प्लस 90-90 कितना हो जाएगा? 180 प्लस एंगल N बराबर 360। क्या इस 180 को आगे ले जाएं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल N बराबर 360 माइनस 180 बोले तो 180 आ गया। इसको तुम एक इक्वेशन बना लो जल्दी से, और ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। इसको तुमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ में आई? तुमने करा कैसे है भाई? करा कैसे, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। तुमने पहले तो डायग्राम बनाया, फिर तुमने ऊपर वाला एक ट्रायंगल ले लिया, उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, एक नीचे वाला ट्रायंगल लिया, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिर एक पूरा पैरेललोग्राम लिया, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को, तो इक्वेशन सेकंड में देखो राइट हैंड साइड में 180 है और इक्वेशन थर्ड में भी राइट हैंड साइड में 180 है। क्या तुम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को इक्वल रख सकते हो? क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होंगी? वो भी बराबर होंगी। तो तुम अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वल करोगे, इक्वेट करोगे, तो तुम्हारे पास एक नई इक्वेशन आने वाली है। देखो जरा, आओ देखते हैं भाई सॉल्व करके। देखो इधर, तो तुमने करना क्या है? इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करना है इक्वेशन थर्ड से, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है जरा देखो एक बार, तो तुम्हारे पास है एंगल A प्लस एंगल N इक्वल, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारे पास? R1 प्लस R2 प्लस N। क्या कोई दिक्कत है भाई? दोनों की राइट हैंड साइड 180 थी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को तुमने बराबर रख दिया। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, और थोड़ा सा सॉल्व भी क्या करना है, तो बहुत आराम से कैंसिल। देखो एंगल N से एंगल N क्या हो गया? कैंसिल। तो तुम्हारे पास ये बहुत जरूरी चीज आ रही है भाई, बहुत जरूरी चीज। तो एंगल A तुमने निकाला है R1 प्लस R2। एंगल A तुमने जो निकाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि तुम्हारे पास एंगल A कितना आने वाला है? तुम्हारे पास एंगल A आने वाला है R1 प्लस R2। अब इस एंगल A का तुम करोगे क्या? इस एंगल A को तुम पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इस एंगल A की वैल्यू को तुम लिखोगे भाई, तुम लिखोगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है भाई? तुम्हें निकालना डेविएशन। तो हम अगर इस A को R1 R2 को पुट कर दें फर्स्ट में, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आपको याद है ना क्या थी? ये थी, देखो फर्स्ट इक्वेशन, डेल इक्वल्स I1 I2 माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 किसके बराबर आ रहे हैं? देखो R1 प्लस R2 किसके बराबर आ रहा है? 1 के। तो अगर हम यहां से इक्वेशन बनाना चाहें दोबारा से, हम लिखना चाहें भाई कि अपना जो है वो इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी, तो डेल इक्वल्स, हाँ जी इक्वेशन क्या थी? डेल इक्वल्स I1 प्लस I2 माइनस
R1 प्लस R2, ये थी ना इक्वेशन फर्स्ट, इसमें तुम R1 प्लस R2 की जगह पे A रख दोगे, तो डेल इक्वल्स I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 को क्या लिख देंगे A। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया भाई मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला, मिनिमम के लिए नहीं सॉरी, ये तो नॉर्मल डेविएशन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये पहला वो फॉर्मूला था जो हमें यहां पर प्रूफ करना है कि आपने किस तरीके से डेविएशन कैलकुलेट किया है। तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप दोनों इंसिडेंस एंगल का सम करोगे और माइनस कर दोगे उसमें से प्रिज्म एंगल ए को। इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से एक बार इसका एक बढ़िया सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। सबसे पहले तो हमने जो प्रिज्म बनाया है और जो दो इक्वेशन बनाई है भाई, उनका एक बार बढ़िया करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? ले लिया ना? ठीक है, आइए हम भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लिया हम लोग ने भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा इसको अगर आप इसको देखेंगे तो हमने बड़े वाले पैरेललोग्राम में एक और हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? ठीक है, फिर आपने इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वेट किया, आपने R1 प्लस R2 की वैल्यू को A रखा और उसको पुट कर लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट में, आपने यहां से डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा आज का मेन काम था पहला। अभी तुम्हें अब क्या करना है? अभी तुम्हें कैलकुलेट करना है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए एक बार जल्दी से आते हैं। तो इतना तो हो गया ना अपने पास, बहुत बढ़िया करके। इसको थोड़ा सा आप अगर ऊपर ले जाएं, अब देखो तुम्हें करना क्या है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, डायग्राम को अच्छा कॉपी कर लें क्या? चलो रहने दो डायग्राम कॉपी करने को, दोबारा बनाएंगे बढ़िया करके, डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें यहां पर एक बात पता चल रही है कि डेविएशन किस पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंस एंगल पर और प्रिज्म एंगल पर। अब तुमने अगर एक प्रिज्म बना लिया, तुम्हारे पास कोई मान लो प्रिज्म है, देखो ये तुम्हारे पास प्रिज्म है भाई, ये तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई प्रिज्म है। इसका प्रिज्म एंगल जो है ना, प्रिज्म एंगल ए, प्रिज्म एंगल ए भाई वो तो तुमने फिक्स कर दिया ना, एक बार प्रिज्म बन गया तो प्रिज्म एंगल तो फिक्स है। अब वो तुमसे क्या रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक सर्टेन प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेविएशन डिपेंड करेगा इंसिडेंस एंगल पर, मतलब I1 और I2 पर, कि आपका I1 और I2 क्या है। जैसा जैसा आपका I1 I2 होगा वैसा वैसा डेविएशन होगा। तो एक अंदाजे के तौर पर एक रफ डायग्राम अगर आपको दिखाएं हम यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से बनेगा वो डायग्राम। देखो ये एक लाइट रे जा रही है, ये इस तरीके से नॉर्मल बनेंगे। यहाँ पे नॉर्मल हम बना देते हैं ग्रीन कलर से। देखो एक नॉर्मल ये बना दिया। अब ये लाइट रे यहां से ऐसा बेंड हो जाएगी ना, जाना देखो इसको, जाना तो इसको सीधा चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो गई और ये यहां से बाहर निकली तो ऐसे चलेगी। दूसरा नॉर्मल भी आप चाहें तो बना सकते हैं। इस केस में आपका ये इंसिडेंस एंगल I1 है और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा I2। वो कह रहे हैं कि अगर आप I1 I2 चेंज करोगे तो आपके पास डेविएशन बदल जाएगा। देखो इस केस के लिए डेविएशन तुम्हारे पास था ये डेल, जो भी वैल्यू आ रही हो इस, अगर तुम I को चेंज करोगे, देखो इधर तुम I को चेंज करके मान लो तुमने देखो इंसिडेंस एंगल कम कर दिया, I1 से कितना कर दिया I1 डैश कर दिया, तो ये लाइट की बेंडिंग भी थोड़ा सा बदल जाएगी ना। ये कुछ ऐसे करके बेंड होगी, अब ये कुछ ऐसे करके होगी, तो अब यहां पे देखो हमारा डेविएशन एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इंसिडेंस एंगल चेंज करने के साथ साथ डेविएशन एंगल भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसी सिलसिले में हमें एक बात बहुत बढ़िया करके याद रखनी है कि किस तरीके से डेविएशन और इंसिडेंस आपस में रिलेट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ना डेल आई कर्व। क्या बोलते हैं उसको, डेल आई कर्व। और जल्दी से एक डेल आई कर्व बना लेते हैं पहले छोटा सा। तो हमारे पास देखो ये और ये ग्राफ को स्टार्ट करने के हमने जुगाड़ बना ली है, ठीक है। इस एक्सिस पर कौन है हमारे पास, इस एक्सिस पर हमारे पास है डेल मतलब डेविएशन, और इस एक्सिस पर हमारे पास कौन है, इंसिडेंस एंगल। तो यहां पर ग्राफ आप कैसे याद रखेंगे, ग्राफ को बहुत बढ़िया करके ध्यान रखना है आपको। तो ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से होगा, देखो इधर डेल आई कर्व कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखता है। अब ये डेल आई कर्व ऐसे क्यों दिख रहा है तुम्हें, इससे पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे तुम इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे, देखो
इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा ना, आगे जाने पर इंसिडेंस बढ़ रहा, तो इंसिडेंस बढ़ने के साथ साथ देखो तुम्हारा डेविएशन नीचे आ रहा है, सॉरी। तो जैसे जैसे तुम यहां पर बढ़ाओगे ना, क्या बढ़ाओगे तुम, जैसे जैसे तुम यहां पर इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे तो देखो तुम्हारा डेविएशन कम होता चला जाएगा और एक वैल्यू पर आकर डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। ये जो येलो डॉट बनाया है यहां पर आकर डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। अब तुम इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे तो डेविएशन बढ़ेगा। तो डेविएशन जो है डेल, वो पहले क्या होगा, इंसिडेंस बढ़ाने पर डेविएशन डिक्रीज होगा, इंसिडेंस बढ़ाने पर डेविएशन डिक्रीज होगा, फिर डेविएशन एक मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा और उसके बाद अब तुम इंसिडेंस बढ़ाओगे तो डेविएशन बढ़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इनिशियली इंसिडेंस बढ़ाने पर डेविएशन कम होगा, कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा, देखिए कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा, फिर आप इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डेविएशन बढ़ेगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर हम कैसे दिखा रहे हैं, देखो अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, ये वाला पॉइंट देखिए, इसके लिए यहां पर डेविएशन डेल है, कितना है, डेल, मान लिया डेल है। इस पॉइंट की बात करें, इसके लिए डेविएशन डेल 1 है और इस वाले के लिए डेविएशन डेल 2 है, ठीक है। क्या एक डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल की दो वैल्यूज मिल रही हैं? डायग्राम के पास जाते हैं, फिर से डायग्राम के पास जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई, डेविएशन है डेल और इंसिडेंस की दो वैल्यूज, एक इंसिडेंस I1 और एक इंसिडेंस I2। इंसिडेंस एंगल की दो वैल्यूज मिलेंगी एक अकेले डेविएशन के लिए। तो थोड़ा सा वापस आते हैं चीजों में, तो हम यहां पर देखें अगर जरा, तो देखो हमारे पास डेविएशन जब डेल 1 है, डेविएशन डेल 1 होने के साथ साथ हमें इंसिडेंस की कितनी वैल्यूज मिल रही, देखो एक वैल्यू यहां पर मिलेगी, ये होगी I1 और साथ ही साथ यहां पर भी तो ये देखो, यहां पर भी तो एक वैल्यू मिलेगी ना, उस वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम, I2। तो आपको ये बात समझनी है कि एक डेविएशन के लिए आपके पास इंसिडेंस एंगल की दो वैल्यूज होंगी, एक I1 एक I2। वैसे देखिए इस डेल 2 के लिए भी यहां पर क्या होगी, I1 और अब इसके रिस्पेक्ट में यहां पर आएगी एक वैल्यू, नीचे क्या नाम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा I2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ये पूरी मेन कहानी है कि कैसे डेविएशन एंगल के हिसाब से हमारे पास अलग अलग इंसिडेंस वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आपका जब डेविएशन डेल 1 था उसके लिए आपको दो वैल्यूज मिली, ये I1 I2। जब आपने डेविएशन थोड़ा कम कर दिया, डेविएशन कम किया ना आपने, तो हमारे पास फिर दो वैल्यूज मिल रही हैं I1 I2, वो कम मिल रही है। देखिए पास पास आ रहे हैं I1 I2, पहले I1 I2 दूर थे, अब I1 I2 पास पास आ गए। तुम्हें और चुन नहीं है कोई, तुमने कहा ठीक है भाई अपने पास एक और डेविएशन है, वो यहां पर है कहीं पर, देखो इधर, तो अकेला यहां पर नहीं होगा, एक साइड यहां पर होगी। उसके लिए जो तुम्हारे पास वैल्यूज आ रही हैं, वो तुम्हारे पास कौन सी है, देखो यहां पर फिर से एक वैल्यू I1 की आएगी और एक वैल्यू किसकी आएगी, I2 की। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे तुम डेविएशन कम करोगे तुम्हारे पास I1 I2 पास पास आते चले जा रहे हैं, डेविएशन कम कर रहे हो I1 I2 पास आते चले जा रहे हैं। एक फाइनल कहानी बिल्कुल सुन लो भाई, फाइनल कहानी ये है, यहां पर तुम्हारा जो डेविएशन है, ये तो सबसे कम है ना, इसके बाद तो डेविएशन बढ़ेगा। तो इस डेविएशन के लिए अगर आप ध्यान से देखें, ये डेविएशन सबसे कम है, इसको बोलेंगे डेल एम बोले तो मिनिमम डेविएशन। उस केस में क्या तुम्हें दो वैल्यूज मिलेंगी इंसिडेंस एंगल की? नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंसिडेंस एंगल जैसे जैसे तुम डेविएशन कम कर रहे थे वो इंसिडेंस एंगल पास आ रहे थे दोनों। तो इस वैल्यू के लिए I1 और I2 दोनों इक्वल होंगे। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे फॉर मिनिमम डेविएशन, भाई इधर बहुत जरूरी चीज है ये, फॉर मिनिमम डेविएशन I1 बराबर I2। कैसे? ऐसे अभी देखा ना हमने कि जैसे जैसे आप डेविएशन कम करोगे तो इंसिडेंस एंगल देखो पास पास आ रहे हैं, और मिनिमम वाले के लिए तुम्हारे पास कॉमन इंसिडेंस एंगल होंगे, जितना I1 उतना ही I2। इतनी तो बात यार समझना पड़ेगी। डेल आई कर्व हमें यही बताता है कि तुम अगर इंसिडेंस एंगल कम कर रहे हो, सॉरी इंसिडेंस एंगल बढ़ा रहे हो तो डेविएशन कम होता चला जाएगा, और मिनिमम वैल्यू के बाद अब देखो, अब तुम अगर बढ़ाओगे तो इंसिडेंस एंगल बढ़ता रहेगा। दूसरी एक बात, मिनिमम वैल्यू के लिए डेविएशन की तुम्हारे पास I1 I2 दोनों बराबर रहते हैं। क्या इतनी बात तुम्हें बढ़िया करके समझ में आ रही है? तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा यहां पर मैनेज करना चाहें
कि डेल एम के लिए I1 I2 दोनों बराबर रहेंगे। तुम्हें फार्मूला याद है ना ये? और साइड में इसको साइड्स को साइड में कर देते हैं। तो अभी अभी तुम्हें पता चला बिल्कुल बढ़िया करके कि इसको यहीं से उठा लो जो हमें पता चला। हाँ, इसको यहां उठा लो। फॉर डेल एम I1 बराबर I2। अब I1 बराबर I2 है तो हम इनको दोनों को मान लेंगे I। तो जरा बताना तुम डेल एम का फॉर्मूला, ये तो डेल का फॉर्मूला था I1 I2 माइनस है, लेकिन डेल एम के लिए I1 I2 बराबर होंगे तो डेल एम को हम लिखेंगे I प्लस I माइनस ए। तो तुम्हारे पास डेल एम का फॉर्मूला कितना आ गया? I प्लस I माइनस ए। अब I प्लस I कितना हो जाएगा? तो डेल एम इक्वल्स I प्लस I कितना हो जाएगा? 2I माइनस ए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देख रहे हो कि ये फॉर्मूला किस तरीके से तुम फॉर्मूला बार बार चेंज करके ड्राइव कर रहे हो। तो हमारे पास देखो यहां पर ये फॉर्मूला आ गया मिनिमम डेविएशन के लिए। किसके लिए आया? पहले हमने जो पूरा प्रिज्म का जो डेरिवेशन किया था वहां से तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आया था ये नॉर्मल डेविएशन के लिए था। तुमने क्या करा फिर? तुमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाई, एक लाइन लिखी बढ़िया करके, तो तुम्हें उसके बाद मिल गया मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है डेल एम इक्वल्स 2I माइनस ए। लेकिन तुम्हें निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तुम यहां से करोगे क्या? तुम निकालोगे एंगल आई और एंगल आर। अगर कभी भी एंगल आई और एंगल आर मिल जाता है ना तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगाकर। तो तुम क्या यहां से एंगल आई निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो जरा, डेल एम इस माइनस ए को इधर भेजोगे प्लस का ए हो जाएगा, बराबर में बच रहा है 2I, बच रहा है ना। तो डेल एम प्लस ए इक्वल्स 2I। आई निकाल लो यहां से, तो आई कितना आ जाएगा जरा बताइए? आई आ जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन 2। ये हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला आ गया? ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बढ़िया करके अपने इंसिडेंस एंगल के लिए। ठीक है, क्या तुम्हें एक बात याद है? मिनिमम डेविएशन के लिए तुम्हारे पास, देखो जरा इधर, मिनिमम डेविएशन के लिए तुम्हारे पास I1 I2 बराबर हो गए थे I के। जब I1 I2 इक्वल है भाई, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन चल रही है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर एक लाइन बहुत बढ़िया सी, हम लिखेंगे व्हेन I1 बराबर I2। जब I1 और I2 दोनों इंसिडेंस एंगल बराबर हैं, मतलब उनका रेशो बराबर रहेगा ना, तो हमारे पास R1 R2 भी तो बराबर होंगे। जब I1 I2 मिनिमम डेविएशन के लिए बराबर है तो हमारे पास R1 R2 भी इक्वल होंगे। फिर तुम्हें अगर कहानी याद हो भाई, देखो इधर, देखो इधर, कहां गया? ए किसके बराबर था? R1 प्लस R2 के। तो हम क्या यहां पर ये चीज यूज कर सकते हैं? तो हम यहां पर ये चीज यूज करेंगे, कर सकते नहीं, हम इसको यूज करेंगे। तो अपने पास एंगल ए किसके बराबर था? R1 प्लस R2 के। तो एंगल ए को क्या हम लिख सकते हैं? R प्लस R, मतलब एंगल ए को लिख सकते हैं 2R, लिख सकते हैं ना। तुम यहां से R निकाल लो, तो R निकालोगे कितना आ जाएगा? A/2। तो तुमने कुछ भी नहीं करा है, बहुत आसानी से नॉर्मल पहले डेविएशन निकाला, फिर तुमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगा के तुमने I निकाल लिया और तुमने R निकाल लिया। जब तुम्हें I और R मिल गए तो लगाना है स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है भाई? आओ जल्दी से। I R तुम्हें दोनों मिल गए, जरा बताओ भाई स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो वी नो दैट स्नेल्स लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स साइन I ओवर साइन R। आ जाओ जरा। तो साइन I की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? I की वैल्यू तुम्हारे पास है डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन R। R की वैल्यू कितनी है? A/2। कल इस फॉर्मूले को यूज भी किया था हमने जब हमने कैलकुलेट किया था प्रिज्म वाला न्यूमेरिकल। तो हमारे पास देखो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितनी आ रही है? साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। इतना आपको बहुत अच्छे से बढ़िया करके ध्यान रखना है। ये हमारे पास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? और अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये बाहर चला गया सेंटर से, ये चीज है। हाँ, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? बढ़िया करके हमने सबसे पहले प्रिज्म का डायग्राम बनाया। प्रिज्म का डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा लेंथी है ये आपसे
ये आपसे इतना बड़ा एक साथ नहीं पूछा रहेगा, आपसे या तो प्रिज्म की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछी जाएगी या आपसे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पूछी जाएगी। हम लोग तो पूरा प्रिज्म एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आपने पहले डायग्राम बनाया, ऊपर वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरे पैरेललोग्राम में एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने सेकंड और थर्ड को 180 करके इक्वल करके ऐड कर दिया, वहां से वैल्यू आपने ए बराबर निकाल ली R1 + R2, उसको वहां पुट कर दिया, आपने डेल निकाल लिया। यहां तक आपका एक काम निपट चुका है, ठीक है, आपने डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई मिनिमम डेविएशन के लिए, तो यहां से देखिए, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहां से जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो भैया, मिनिमम डेविएशन के लिए यहां से ले लिया। क्या आपने डेल एम वाले फार्मूले से आई निकाला और उधर से आपने आर निकाल लिया। अब आई और आर की मदद से आपने यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ लगाकर कैलकुलेट कर ली। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये 98% डेरिवेशन अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर एक छोटी सी चीज बची है। वो छोटी सी चीज क्या है भाई? वो छोटी सी चीज है कि आप डेविएशन निकालोगे थिन प्रिज्म के लिए। तो थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन कैसे निकालोगे, वो चीज है भाई छोटी सी। आओ, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे फॉर ए थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म समझ रहे हो ना? थिन प्रिज्म मतलब जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बहुत थिन है। जब रिफ्रैक्टिंग मीडियम थिन होगा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें नॉर्मल फार्मूला लगाना है मिनिमम डेविएशन का या हमें थिन प्रिज्म वाला फार्मूला लगाना है। तो मोस्टली हमारे पास जो है फार्मूले वो थिन प्रिज्म के लिए लगेंगे वहां पर। तो फॉर थिन प्रिज्म आई और आर स्मॉल होंगे भाई। फॉर थिन प्रिज्म क्या क्या रहेगा हमारे पास? थिन एंगल आई और एंगल आर कैसे रहेंगे? बहुत एंगल आई और एंगल आर बहुत स्मॉल रहेंगे। अब हमने ज्योमेट्री से पढ़ रखा है ना स्मॉल एंगल्स के लिए क्या लिखेंगे। तो आपके पास देखो जो था साइन डेल एम प्लस a/2, इसको आप सीधे लिख देंगे डेल एम प्लस a/2 लिख देंगे ना। स्मॉल एंगल्स के लिए आप इसको सीधे साइन डेल एम प्लस a/2 को साइन डेल एम प्लस a/2 लिख देंगे। और था हमारे पास साइन a/2, इसको आप सीधे सीधे लिख देंगे a/2। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? थिन प्रिज्म के लिए आपने डेल एम प्लस a/2 ले लिया इंसिडेंस एंगल, और रिफ्लेक्शन एंगल सीधे सीधे ले लिया साइन a/2। अब जरा आप यहां पर अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे दोबारा से फॉर्मूला लगाकर स्नेल्स लॉ का, तो म्यू इक्वल्स क्या होता है भाई? म्यू इक्वल्स होता है साइन आई ओवर साइन आर। अब साइन आई तो था नहीं, हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना उसमें साइन आई नहीं था। आपने आई की जगह पर क्या लिया था, याद करो जरा। आपने आई की जगह पर लिया था डेल एम प्लस a/2 और आपने आर की जगह पर क्या लिया था? a/2। तो अब जरा एक बात बताओ, डेल एम प्लस a/2 को आप सीधे सीधे क्या लिख रहे हो? आप सीधे सीधे लिख रहे हो डेल एम प्लस a/2, साइन हटा दिया ना आपने, और अपॉन में जो आपके पास साइन a/2 था यहां से भी साइन हटाया, तो ये बच रहे हैं आपके पास दोनों a/2। आपने स्मॉल प्रिज्म के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए ये कंडीशन लगाई है। थोड़ा सा सॉल्व करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। आओ जरा इधर देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा बढ़िया करके देखो इधर। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा म्यू इक्वल्स, क्या ये 2 से 2 कैंसिल कर दें यहाँ पर ही? तो हमारे पास बचा डेल एम प्लस a अपॉन में a। कोई दिक्कत है क्या? 2 से 2 कैंसिल, तो डेल एम प्लस a अपॉन में a बचा। इस a को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा म्यू a इक्वल्स डेल एम प्लस a। अब इधर भेजो क्योंकि तुम्हें मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो तुम्हारे पास आ गया डेल एम इक्वल्स, उधर कौन है पहले से? म्यू a, और ये a पहुंचा तो माइनस में जाएगा बेचारा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आगे सॉल्व करते हैं। देखो इधर ये हमारे पास है डेल एम इक्वल्स, a कॉमन आ गया, यहां से a कॉमन गया तो म्यू बचेगा यार, यहां से a कॉमन गया तो म्यू बचेगा, और यहां से a कॉमन चला गया तो 1 बचा। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया है थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन। तो दिस इज मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। क्या बात समझ में आपको आ रही है बढ़िया करके कि कैसे आपने मिनिमम डेविएशन निकाला है थिन प्रिज्म के लिए? एक बार इस पूरे का जल्दी से आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? थिन प्रिज्म का जल्दी से ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ले लिया? तो ये पूरा प्रिज्म के लिए हमारे पास है। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई हो, आप इसको बढ़िया करके एक बार रिवाइज करिए। पूरा क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन है अपने आप में। आपका पूरा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहां से बिल्कुल बढ़िया करके निपट जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपके पास तो एक ऑप्शन है भाई 2x पे लगा के देखने का, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो
हमारे पास ऐसे क्या होता है कि हम ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं, कि आपको पुरानी वाली वीडियो भी देखनी है प्रिज्म के, जिसमें न्यूमेरिकल लगे हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू।